देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको जनरेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था और पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैसा किया जाता है, मतलब पावर प्लांट से लेकर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जनरेशन पावर प्लांट से लेकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके तीनों फंक्शंस में हमने जनरेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब जनरेशन को पढ़ने के बाद हम पहुँचे हैं ट्रांसमिशन पे। तो पावर सिस्टम के बेसिकली कितने पैरामीटर होते हैं? 3 पैरामीटर होते हैं पावर सिस्टम के। यहाँ पर यदि हम देखें पावर सिस्टम, और पावर सिस्टम के हमने कितने पैरामीटर देखे थे? 3 पैरामीटर्स। तो उसमें से है जनरेशन। तो जनरेशन को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। जनरेशन में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में थर्मल पावर प्लांट, हाइडर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट, ठीक है। उसके बाद सोलर एनर्जी प्लांट, ये सारे प्लांट्स, एमएचडी मैग्नेटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऐसे जियोथर्मल पावर प्लांट, बहुत सारे पावर प्लांट जो है हमने इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद पावर सिस्टम का जो सेकंड टॉपिक है ये है ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन कैसे करते हैं? पावर को ट्रांसमिट क्यों किया जाता है? सबसे मेन फंक्शन ये होता है कि हम पावर को ट्रांसमिट क्यों करते हैं। हम पावर को ट्रांसमिट क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जैसे हमारे इंडिया में 11 kV 50 हर्ट्ज़ ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इस 11 kV को हमें 500 किलोमीटर दूर पहुंचाना है। जैसे मानकर चलिए यहाँ से जबलपुर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट जबलपुर में लगा हुआ है। अब जबलपुर से हमें बालाघाट लेके आना, तो लगभग 350 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अब बालाघाट हमें पहुंचाना है, बिजली उत्पन्न हो रही है जबलपुर में, जबलपुर से बालाघाट पहुंचाना है। तो ये बिजली को, ये इलेक्ट्रिसिटी को जबलपुर से बालाघाट पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसमिशन सिस्टम की आवश्यकता होगी। तो ये जो जनरेशन प्लांट है, जनरेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है उसी को ट्रांसमिट करते हैं, तो वो पूरा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। तो इसे हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया सभी को? अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम में इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं ये। फर्स्ट टाइप है देयर आर मेनी 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। जैसे आपको पता है एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन। हमारे पास 2 पैरामीटर है ना, हमारे पास एसी भी है और डीसी भी है। तो हम एसी ट्रांसमिशन करते हैं और डीसी भी ट्रांसमिशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। एसी ट्रांसमिशन भी किया जाता है और डीसी ट्रांसमिशन भी किया जाता है। अब यदि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल को ट्रांसमिट करने के लिए इसके ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम एसी ट्रांसमिशन कहते हैं और डीसी ट्रांसमिशन कहते हैं। तो यदि हम सबसे पहले जाएंगे डीसी ट्रांसमिशन में, क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन जो है ये काफ़ी शॉर्ट में भी हो जाएगा और एसी ट्रांसमिशन को हम अलग अलग टाइप से उसे पढ़ेंगे। तो डीसी ट्रांसमिशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? जैसे हम एसी को ट्रांसमिट करते हैं, आपके घरों में जो बिजली पहुंच रही है वो एसी पहुंच रही है कि डीसी पहुंच रही है? एसी पहुंच रही है। तो वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा ट्रांसमिशन का? एसी ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? वैसे ही डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम भी होता है। डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम हमें बहुत कम देखने मिलता है। यदि आप जाएंगे तो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, रिहंद नदी पर डैम बना हुआ है, यदि आप जाएंगे तो रिहंद नदी पर जो डैम बना हुआ है वहाँ से डीसी ट्रांसमिशन किया जाता है। ये अपने इंडिया का लेटेस्ट है, ठीक। अब डीसी ट्रांसमिशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, पावर फैक्टर नहीं होता, इसकी वजह से डीसी में लॉसेस कम होते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम यदि किसी लाइन में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं
तो ट्रांसमिट करने का मतलब है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाने का काम, ठीक है। जबलपुर से बालाघाट बिजली को पहुंचाने का काम क्या है? ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो जबलपुर से बालाघाट तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का यूज़ करेंगे तो वो बेटा कौन सा सिस्टम होगा? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। तो जबलपुर में जनरेशन प्लांट है, जबलपुर के जनरेशन प्लांट से बालाघाट तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का यूज़ किया जाएगा उसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम को मुख्यतः दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की खासियत बेटा ये होती है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, मीडियम डिस्टेंस के लिए भी और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी। एसी ट्रांसमिशन की खासियत ये होती है कि हम एसी को ट्रांसमिट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मतलब कम दूरी के लिए भी कर सकते हैं और मीडियम दूरी के लिए भी कर सकते हैं और अधिक दूरी के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके कितने पैरामीटर हो बेटा? 3, शॉर्ट डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये तीनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डीसी ट्रांसमिशन की एक खासियत है बेटा कि सिर्फ इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस में अधिकतम कितनी होगी बेटा? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर की दूरी के लिए ही, मतलब उससे कम के लिए डीसी ट्रांसमिशन संभव है लेकिन कॉस्टली हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डीसी ट्रांसमिशन हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं, अधिकतम दूरी के लिए करते हैं और अधिकतम दूरी यहाँ पर 800 किलोमीटर होना चाहिए। तो 800 किलोमीटर यहाँ बालाघाट से लगाइए, 800 किलोमीटर कौन सा होगा? 500 किलोमीटर तो भोपाल हो गया, ठीक है। अब वहाँ से इंदौर के आगे आप मानकर चल लीजिए तो 800 किलोमीटर समथिंग हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो जाएगा ना इंदौर तक, क्योंकि भोपाल से इंदौर लगभग 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर समथिंग होगा। तो हम ये मान चलते हैं कि बालाघाट से इंदौर कम से कम 800 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तब ही डीसी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो है सभी को? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एसी ट्रांसमिशन के लिए शॉर्ट डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन बेटा डीसी ट्रांसमिशन में एक खासियत ये होती है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब यदि डीसी ट्रांसमिशन के बारे में यदि हम देखें बेटा तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम अब डीसी ट्रांसमिशन लाइन का है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम डीसी ट्रांसमिशन का। डीसी ट्रांसमिशन का सिंगल लाइन डायग्राम में यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, देखिए ये जनरेशन पावर प्लांट है। जनरेशन प्लांट्स इनमें 11 kV इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है, 11 kV 50 हर्ट्ज़, क्लियर है। तो जनरेशन प्लांट में हमने 11 kV 50 हर्ट्ज़ एसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। उसके बाद बेटा यहाँ पर लगा हुआ एक ट्रांसफार्मर, यहाँ पर क्या लगा हुआ? एक ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर किस टाइप का है बेटा? डेल्टा स्टार टाइप का है। किस टाइप का है? डेल्टा स्टार टाइप का है। तो जब ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ये ट्रांसफार्मर किस टाइप का होगा बेटा? 11 kV अपान क्या लिखा हुआ है? 500 kV। 11 kV अपान कितना लिखा है? 500 kV। 11 kV अब्लिक 500 kV लिखा हुआ है। तो ये ट्रांसफार्मर कैसा होगा बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, क्लियर है। क्योंकि 11 kV को 500 kV में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या होगा बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो है लेकिन किस टाइप का है? डेल्टा स्टार टाइप का है। किस टाइप का है बेटा? डेल्टा स्टार टाइप का है। तो इसमें ये जो डेल्टा लिखा है ये प्राइमरी इसका डेल्टा में होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी स्टार में होगी। देखो प्राइमरी वाइंडिंग कैसी होगी बेटा? ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है ना। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर का मैं इस टाइप से सिंबल बना देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो ये वाइंडिंग कौन सी होती है बेटा? प्राइमरी। और ये कौन सी होती है? सेकेंडरी। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग किस में होगी बेटा? डेल्टा में होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होगी, क्लियर है? अब समझ में आ गया?
तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में यूज़ कर रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसकी रेटिंग 11/500 kV होगी। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये पूरा सिस्टम कैसा बेटा, डीसी ट्रांसमिशन का है। पूरा सिस्टम कैसा है, डीसी ट्रांसमिशन का। मतलब हम यहाँ पर डीसी को ट्रांसमिट करेंगे, एसी को ट्रांसमिट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन क्या हो गया बेटा, ये तो एसी का हो गया। तो यहाँ पर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट लगाते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा है एसी और यहाँ पर लिखा है डीसी। तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो एसी को डीसी में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है बेटा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं, रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। एसी को डीसी किसके द्वारा कन्वर्ट करते हैं हम, अरे आपके पास मोबाइल का चार्जर है ना, जब आप स्विच बोर्ड में लगाते हैं चार्जर को, तो स्विच बोर्ड में तो एसी, आपके घर में एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है आपके घर में सप्लाई। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर। इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल के चार्जर के अंदर कौन सा सर्किट लगा हुआ है, रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर इस रेक्टिफायर का साइज बल्क होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़े साइज का होगा। मैं आपको बताऊं कि इस कमरे के, ये कमरे का आधा जो भाग है, इस कमरे के आधे भाग के बराबर इतने बड़े बड़े रेक्टिफायर सर्किट होते हैं, आर फेस के लिए, वाई फेस के लिए, बी फेस के लिए। तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट का काम क्या है बेटा, एसी को डीसी में चेंज करना। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा बेटा, डीसी मिलेगा, और यहाँ पर क्या है, एसी है। तो ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट ने क्या काम किया, एसी को डीसी में चेंज कर दिया, एसी को डीसी में चेंज कर दिया। तो इस साइड में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के इस साइड वाला जो भाग है वो एसी सप्लाई का है, और जैसे ही आप इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डीसी सप्लाई मिलेगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इन दोनों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये 800 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए, तब ही हम डीसी ट्रांसमिट करेंगे, अन्यथा डीसी ट्रांसमिट नहीं करेंगे फिर हम। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 800 किलोमीटर डीसी ट्रांसमिशन लाइन है। तो 800 किलोमीटर की दूरी तक हम बिजली को पहुंचाएंगे, लेकिन कौन सी बिजली होगी बेटा, सप्लाई कौन से होगा, डीसी सप्लाई होगा। तो यहाँ पर यही कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट का काम होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। अब हम इसे 800 किलोमीटर की दूरी तक ट्रांसमिट करेंगे, पहुँचाएंगे, चाहे आप अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से पहुँचाएं, चाहे आप टावर के माध्यम से पहुँचाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 800 किलोमीटर बेसिकली हम जो डीसी ट्रांसमिट करते हैं तो वो केबल के माध्यम से ही करते हैं, या तो फिर टावर के माध्यम से करते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब पहुँचा दिए, ये 800 किलोमीटर की दूरी जब तय कर लेगा, तब यहाँ पर बेटा एक और ऐसा ही सर्किट लगाएंगे। ये जैसा सर्किट लगाया गया था वैसा ही सर्किट यहाँ लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये सर्किट कैसा होगा बेटा, जब अब यहाँ पर हमने पहले क्या किए थे, एसी को डीसी में कन्वर्ट किए थे, अब हम यहाँ पर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या किए, एसी को डीसी में कन्वर्ट किए, तो यहाँ पर किसका यूज़ किए थे हमने, रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर का यूज़ किए थे। वैसे ही यहाँ पर जब हम डीसी को, ठीक है, डीसी को एसी में चेंज करेंगे, तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे हम, जोर से बोलिए, इन्वर्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इन्वर्टर सर्किट का यूज़ करेंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आपके घर में जैसे इमरजेंसी लाइट यूज़ करते होंगे, जैसे किसी के घर में इमरजेंसी लाइट लगाते हैं, मतलब इन्वर्टर सर्किट किसी के घर में लगाते हैं, तो आप देखना एक बड़ा बैटरा होता है,
और एक यूपीएस होता है। तो बैटरा साइज जो बड़ा जो साइज का जो बैटरा है उस बैटरी से सप्लाई लिया जाता है डीसी, और यूपीएस क्या काम करता है बेटा उसको, वो एक इन्वर्टर सर्किट है। तो इन्वर्टर सर्किट क्या काम करता है बेटा, उस बैटरी से जो डीसी सप्लाई है उसको एसी सप्लाई में चेंज करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। वैसा ही सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जब 800 किलोमीटर की दूरी आप तय कर लेंगे तब यहाँ पर आपको इस साइड क्या मिलेगा बेटा, डीसी सप्लाई। अब यहाँ पर इस डीसी को जब एसी में चेंज करेंगे इन्वर्टर सर्किट के द्वारा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस साइड एसी मिलेगा। ठीक, तो इस सर्किट को क्या कहा जाता है, इन्वर्टर सर्किट। क्या कहा जाता है बेटा, इन्वर्टर सर्किट कहा जाता है। इस सर्किट को हम इन्वर्टर सर्किट कहते हैं। और ये इन्वर्टर सर्किट का काम होता है कि ये डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज करके आपको दे। मतलब यहाँ पर जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए थे तो जनरेशन पावर प्लांट में एसी ही थी, है ना, यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक तो एसी का ही था। उसके बाद हमने उसको रेक्टिफायर सर्किट से डीसी में चेंज किए। अब हम फिर से पुनः डीसी को एसी में चेंज कर रहे हैं। मतलब पहले जैसा एसी में था वैसे ही हमने एसी में इसको चेंज कर दिए। तो ये इन्वर्टर सर्किट का काम होता है डीसी को एसी में चेंज करने का। अब यहाँ पर जब एसी आपको प्राप्त हो जाएगा, अब यहाँ पर हम फिर से एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। और ये ट्रांसफार्मर कैसा होगा बेटा, ये ट्रांसफार्मर 500 केवी को यहाँ से हमने ट्रांसमिट किए थे ना, देखो ये 11 केवी को 500 केवी में, अब फिर इसको एसी को डीसी में चेंज किए हमने। अब यही 500 केवी को, ये 500 केवी को हमने ट्रांसमिट कर दिए थे, लेकिन वो डीसी सप्लाई था। हमने डीसी सप्लाई में इसको ट्रांसमिट कर दिए। अब हमारे पास 500 केवी हमारे प्राइमरी साइड की वाइंडिंग में है, उसको हम 33 केवी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर लग जाएगा बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। तो यहाँ पर अब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे और उसके माध्यम से हम 500 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब वोल्टेज के मान को हमने क्या कर दिए, घटा दिए। अब वोल्टेज का मान जब यहाँ पर घट जाएगा तो ये ट्रांसफार्मर किस टाइप का होगा बेटा, डेल्टा स्टार टाइप का होगा। कैसा होगा, डेल्टा स्टार टाइप का। तो ये ट्रांसफार्मर बेसिकली डेल्टा स्टार टाइप का होगा। अब यहाँ पर हमें 33 केवी आउटपुट के रूप में बिजली प्राप्त हो गई है। अब चाहे तो हम 33 केवी किसी कंपनी को दे दें, किसी प्लांट को दे दें, किसी इंडस्ट्रीज़ को दे दें, या किसी सब स्टेशन को दे दें, या किसी पावर हाउस को दे दें, वो पूरे सिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब अब ये है आपको एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फंक्शन है बेटा, ये टोटल ट्रांसमिशन का है। अब यहाँ पर 33 केवी के बाद का जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। कुछ समझ में आ रहा है। देखिए ये फंक्शन किसका है बेटा, जनरेशन का। ये फंक्शन जो सिस्टम है का है का बेटा, जनरेशन सिस्टम हो गया। और यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से लेकर इस ट्रांसफार्मर तक ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ट्रांसमिशन का होगा। ये फंक्शन कौन सा होगा, ट्रांसमिशन का। मतलब 11 केवी बाय 500 केवी ट्रांसफार्मर के बाद से लेकर 500 केवी अब्लिक 33 केवी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक का जो हो जाएगा ये ट्रांसमिशन सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, डीसी को ट्रांसमिट कर रहे हैं कि नहीं, किसको ट्रांसमिट कर रहे हैं मैडम, डीसी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम होता है जहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट और इन्वर्टर सर्किट का यूज़ किया जाता है वो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। तो इस डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हम किस किस का यूज़ कर रहे हैं, रेक्टिफायर सर्किट का और इन्वर्टर सर्किट का। ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट का और इन्वर्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। अब देखा जाए तो ये ब्लॉक डायग्राम आप डीसी ट्रांसमिशन लाइन का हो गया, इतना हमने समझ लिया इसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा यदि हम देखते हैं कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन के क्या एडवांटेजेस हैं, तो उसके एडवांटेजेस देखें तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ कितने में करते हैं हम, 800 किलोमीटर की से अधिक की दूरी में यूज़ करते हैं।
मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 800 किलोमीटर। अब 800 से आप 900, 1000, 1000, 2000, 3000, आप जितना भी बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 800 किलोमीटर होगा। इस बात को याद रखेंगे। अब ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को कहते हैं HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है बेटा, HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। एडवांटेजेस यदि इसके देखें तो इसमें सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल, जैसे कि AC ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने देखा था 3 फेस वाले के लिए 3 कंडक्टर यूज़ करते हैं कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ 2 कंडक्टर यूज़ करेंगे हम, इसमें फेस तो सिस्टम होगा नहीं DC में, तो फिर कैसे यूज़ करेंगे, सिर्फ 2 कंडक्टर होंगे बेटा इसमें, एक पॉजिटिव कंडक्टर और दूसरा नेगेटिव कंडक्टर। सिर्फ 2 कंडक्टर का यूज़ करेंगे। DC ट्रांसमिशन में सिर्फ 2 कंडक्टर का यूज़ होता है, एक पॉजिटिव कंडक्टर और दूसरा नेगेटिव कंडक्टर। तो 2 कंडक्टर का यूज़ होगा तो एक कंडक्टर की जो है बच जाएगा हमारे पास। जैसे AC ट्रांसमिशन में 3 कंडक्टर यूज़ करते हैं कि नहीं। AC ट्रांसमिशन में 3 कंडक्टर का यूज़ करते हैं, R फेस, Y फेस और B फेस के 3 कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बेटा हम DC ट्रांसमिशन में, तो इसमें सिर्फ 2 कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखा जाए इसके कंपैरिजन में, ये DC के लिए हो गया और ये AC का हो गया। तो AC में R फेस का एक कंडक्टर, Y फेस का दूसरा कंडक्टर और B फेस का तीसरा कंडक्टर। तो यहाँ पर कितने बेटा, सिर्फ 2 कंडक्टर और यहाँ पर 3 कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर की बचत हो गई। तो ये इसका एडवांटेजेस हो गया, ये इसके क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस हो जाएंगे, इसका लाभ हो जाएगा। तो इसमें सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल, तो एक कंडक्टर मटेरियल की सेविंग हो रही है, वो बचत में आ जाएगा। सेकंड देखेंगे तो नो स्किन इफेक्ट, इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके नीचे जब आप खड़े रहेंगे तो सी और चट की आवाज़ आती है, होती कि नहीं। सीसी की आवाज़, सीसी की ध्वनि सुनाई देती है आपको और चट की आवाज़ आती है, तो वो स्किन इफेक्ट के कारण होता है। फिर आप नाइट में देखेंगे, रात में देखेंगे तो फेंट ग्लो करने लगता है। देखना कंडक्टर के ऊपर आप देखेंगे तो हल्की सी चिंगारी टाइप की, प्रकाश टाइप का निकलता है। यदि रात के समय में जब आप देखेंगे, आपको कहीं देखने मिलेगा तो स्किन इफेक्ट इसमें नहीं होता। DC में स्किन इफेक्ट नहीं होता। जब स्किन इफेक्ट नहीं होगा बेटा तो लॉसेस भी नहीं होंगे, लॉसेस नहीं होंगे ना, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, लॉसेस नहीं होगा। तो इसमें इसका मेन एडवांटेजेस ये है DC ट्रांसमिशन का कि इसमें कंडक्टर मटेरियल सेविंग होती है। उसके बाद नो स्किन इफेक्ट, इसमें स्किन इफेक्ट होता ही नहीं। इसके कारण पावर का लॉस नहीं होता और जितनी पावर आप ट्रांसमिट करेंगे उतनी पावर आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिल जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। DC में फ्रीक्वेंसी होती है क्या बेटा, DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसीलिए हम फ़ायदे में रहते हैं। इसीलिए DC को ट्रांसमिट करना अच्छा होता है क्योंकि इसमें लॉसेस नहीं होते। उसके बाद देखेंगे तो इंसुलेशन कॉस्ट इज़ लो, मतलब कि जो इंसुलेशन बार बार पंचर होता है उस इंसुलेशन का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन का भी कॉस्ट होता है, बेसिकली यहाँ ये इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट मतलब कि हम जब पूरे सिस्टम को जो इंस्टॉलेशन करेंगे, लगाएंगे, जब सिस्टम बनाएंगे हम पूरा तो इंस्टॉलेशन करना होगा हमें। तो जब इंस्टॉलेशन किया जाता है तो इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है वो भी लो आता है क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉसेस नहीं होते, इफ़ेक्ट नहीं होता, और इफ़ेक्ट नहीं होता तो कुछ इंस्ट्रूमेंट की हम कमी कर देते हैं। भाई देखो, जिस सिस्टम में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी उस सिस्टम में उतने ज़्यादा इक्विपमेंट का यूज़ करना होगा। अब इस सिस्टम में प्रॉब्लम ही नहीं है, लॉसेस ही नहीं है, कम लॉसेस हैं, इसीलिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसका लो होगा। उसके बाद देखेंगे तो DC में LC सर्ज प्रॉब्लम होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस और इंडक्टेंस की प्रॉब्लम होती नहीं है इसमें। क्योंकि ये क्यों नहीं होता, सर्ज प्रॉब्लम क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि बेटा इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी
नहीं होती, कैपेसिटेंस नहीं होता, रिएक्टेंस नहीं होता। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही नहीं बनेगा तो इसमें सर्ज प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जब डीसी में फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, डीसी फ्रीक्वेंसी लेस है, तो इसमें सर्ज प्रॉब्लम, एलसी सर्ज प्रॉब्लम बेटा नहीं होगी। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हो गए। उसके बाद देखेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन इज बेस्ट। वोल्टेज रेगुलेशन क्यों डीसी ट्रांसमिशन लाइन में बेस्ट होता है? वोल्टेज रेगुलेशन इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण होता है? लॉसेस के कारण, और इसमें लॉसेस होता नहीं है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। नो लॉसेस, तो कोई लॉसेस नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो कैपेसिटेंस नहीं होने के कारण इसमें चार्जिंग इफेक्ट नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस होता ही नहीं है। कैपेसिटेंस बेटा इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, पावर फैक्टर नहीं होगा, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट भी इसमें नहीं होगा। इसीलिए हम डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लॉसेस नहीं होते, और लॉसेस नहीं होते तो इसमें हमें जो पावर है वो पावर बल्क पावर मिलता है। उसके बाद देखेंगे तो लॉन्गर लेंथ केबल यूज़ बिकॉज एब्सेंट ऑफ चार्जिंग करेंट। हम लंबी दूरी तक केबल को क्यों बिछा सकते हैं? लंबी दूरी तक केबल को इसलिए बिछा सकते हैं, लंबी दूरी तक हम इसमें केबल के माध्यम से ट्रांसमिशन सिस्टम बिछा सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है बेटा, क्योंकि इसमें चार्जिंग करंट नहीं होता। चार्जिंग करंट क्यों नहीं होता? उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा एसी में जब करंट फ्लो होती है तो ये कंडक्टर के सरफेस में फ्लो होती है। एसी में होती है कि नहीं? एसी में जब करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर के सरफेस में फ्लो होती है, लेकिन यहाँ पर बेटा डीसी में देखेंगे तो डीसी में करंट कैसे फ्लो होती है? पूरे कंडक्टर के अंदर फ्लो होती है। डीसी में करंट कैसी फ्लो होगी बेटा? कंडक्टर के अंदर, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर फ्लो होगी। तो डीसी में करंट फ्लो होने का मेन फंक्शन क्या होता है? उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर फ्लो होती है, और एसी में आपने देखा होगा सरफेस में फ्लो होती है। तो ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, सेल्फ। ठीक है, एसी में ये खुद का सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, क्योंकि इसके अंदर जितने एक एक जो कोर होंगे वो कोर, एक एक कोर अपना सेल्फ इंडक्टिव प्रॉपर्टी के कारण उसमें सेल्फ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता, इसलिए कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है डीसी में तो उस कंडक्टर के अंदर ही फ्लो होती है, बाहर सरफेस में फ्लो नहीं होती। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद देखेंगे तो सर्ज प्रॉब्लम नहीं होने के कारण इंसुलेशन पंचर नहीं होता। सर्ज प्रॉब्लम क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर नहीं होता, इसीलिए सर्ज प्रॉब्लम भी नहीं होगा। यदि सर्ज प्रॉब्लम होता इसमें तो फिर क्या होता बेटा? इसका जो इंसुलेशन है, मतलब केबल के ऊपर का इंसुलेशन, ठीक, केबल के ऊपर का इंसुलेशन पंचर होने लगता, मतलब इंसुलेशन जल के खराब हो जाता। डीसी में ये प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सर्ज प्रॉब्लम नहीं होता, इसीलिए जब ये सर्ज प्रॉब्लम और आपको कहाँ से समझ में आएगा बेटा? जब हम एसी ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो एसी ट्रांसमिशन में सर्ज प्रॉब्लम होती है। तो एसी ट्रांसमिशन जब हम पढ़ेंगे तो सर्ज प्रॉब्लम क्या होती है वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि डीसी ट्रांसमिशन में सर्ज प्रॉब्लम नहीं होती, और जब सर्ज प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसका इंसुलेशन पंचर नहीं होगा, इंसुलेशन खराब नहीं होगा तो केबल भी खराब नहीं होगा, और बार बार हमें केबल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे तो नो फेज डिफरेंस, इसमें फेज डिफरेंस नहीं होता। आर फेज, वाई फेज, बी फेज, इसमें फेज सिस्टम है ही नहीं है डीसी में। डीसी में सिर्फ क्या है बेटा? पॉजिटिव कंडक्टर एंड नेगेटिव कंडक्टर। डीसी में एक पॉजिटिव कंडक्टर है, दूसरा नेगेटिव कंडक्टर, सिर्फ दो कंडक्टर का यूज़ करते हैं इसमें हम। तो इसमें फेज डिफरेंस की प्रॉब्लम
नहीं होती। उसके बाद देखेंगे तो नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, कि हमें आर फेस में ज़्यादा लोड हो गया, वाई फेस में ज़्यादा लोड हो गया, बी फेस में ज़्यादा लोड हो गया, फिर तीनों लोड को हम बैलेंस कर रहे हैं, लोड अनबैलेंस में है, आर फेस का, वाई फेस का, बी फेस का, ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें सिर्फ दो कंडक्टर चलते हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, बाकी तीसरा कंडक्टर इसमें चलता नहीं है, इसीलिए स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती ही नहीं इस पावर सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो लो कोरोना लॉस। अब बेटा एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये जो कोरोना वर्ड है, ये कोरोना वर्ड को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसने इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा धूम मचाया है कोरोना ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो कोरोना वर्ड है ये इलेक्ट्रिकल में यूज़ किया जाता है। एसी में अल्टरनेटिंग करेंट की बात करें, एसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उसमें कोरोना लॉस ज़्यादा होता है एसी में, लेकिन डीसी में कोरोना लॉस कम होता है बेटा, डीसी में कोरोना लॉस कम होता है। तो लो कोरोना लॉस किस में होगा? डीसी ट्रांसमिशन लाइन में होगा। एसी ट्रांसमिशन लाइन में हाई कोरोना लॉस होता है और डीसी ट्रांसमिशन में लो कोरोना लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है डीसी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी लेस होता है, क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए इसका ट्रांसमिट करना संभव हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये तो था पूरा कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन के, लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि डीसी ट्रांसमिशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, चलिए उसको समझते हैं कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में क्या डिसएडवांटेज है, हम ऐसा क्या नहीं कर पाते डीसी ट्रांसमिशन लाइन में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, डीसी ट्रांसमिशन लाइन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं बेटा, कि इसमें हम डिफरेंट वोल्टेज को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर पाते। ये इसमें डिफ़िकल्टी होती है कि वोल्टेज को घटाना है या बढ़ाना है। जैसे हम यहाँ पर एसी में हमारा जो परम मित्र है ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को हम जितना भी बढ़ाना है बढ़ा देते हैं, जितना भी कम करना है कर देते हैं, लेकिन डीसी में ऐसा संभव नहीं है। डीसी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम का। यहाँ पर भी देखेंगे तो हम ट्रांसफार्मर का यूज़ किए हैं, करना पड़ा है हमें वोल्टेज को बढ़ाने के लिए 11 केवी को 500 केवी में चेंज करने के लिए हमने ट्रांसफार्मर का यूज़ किए। ये क्या है बेटा, एक ट्रांसफार्मर है। फिर यहाँ पर भी लास्ट में आपने देखा होगा, यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर का ही यूज़ किया गया है वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए। मतलब ये आप नोट कर लीजिए कि हमें जब भी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है या वोल्टेज को बढ़ाना है या घटाना है, तो हमें एसी सिस्टम में भी या डीसी सिस्टम में, चाहे डीसी ट्रांसमिशन लाइन हो चाहे एसी ट्रांसमिशन लाइन हो, उसमें हमें ट्रांसफार्मर का ही यूज़ करना होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? तो ये इसका एक ड्रॉबैक है बेटा कि इसमें डिफ़िकल्ट होता है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। उसके बाद इसमें नो हाई वोल्टेज जनरेशन, हम हाई वोल्टेज इसमें जनरेट नहीं कर पाते डीसी में। डीसी में यदि हमें हाई वोल्टेज जनरेट करना है तो अधिकतम हम हाई वोल्टेज जनरेट नहीं कर पाते, ये आपको भी पता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? बिकॉज कम्यूटेशन प्रॉब्लम, क्योंकि जनरेटर के अंदर क्या लगा रहता है बेटा, आपने देखा होगा आर्मेचर लगा रहता है कि नहीं, और उसमें यही कम्यूटेशन प्रॉब्लम के कारण दिक् परिवर्तक की जो प्रॉब्लम होती है, कम्यूटेशन की जो प्रॉब्लम होती है, उस कम्यूटेशन प्रॉब्लम के कारण अधिकतम हाई वोल्टेज डीसी उत्पन्न नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया भी है कि जनरेटर से हम मैक्सिमम 650 वोल्ट ही उत्पन्न कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ उत्पन्न नहीं कर पाते। बिकॉज क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे प्रॉब्लम यही है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम। ठीक है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ठीक, उसके बाद देखेंगे तो डीसी स्विचेस और सर्किट ब्रेकर इसके कॉस्टली होते हैं। इसके जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में सर्किट ब्रेकर आप यूज़ करेंगे, ये सर्किट ब्रेकर आपको एसी ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट ब्रेकर से महंगे मिलेंगे, एक्सपेंसिव मिलेंगे, ज़्यादा महंगे मिलेंगे आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और एसी ट्रांसमिशन लाइन में जो आप सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं वो थोड़े सस्ते मिल जाएंगे,
क्योंकि उसमें मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है एसी ट्रांसमिशन में। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। ये एसी ट्रांसमिशन लाइन में इन सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ करते हैं। ये थोड़ी सी रिलायबल भी होते हैं और इसका कॉस्ट भी कम होता है। लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में इसमें जो सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे बेटा ये कॉस्टली होगा, थोड़ा महंगा होगा उससे, ठीक है। इसमें स्विचेस जो यूज़ करते हैं वो भी कॉस्टली होता है। उसके बाद एक चीज़ याद रखना है कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं करते। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम में डीसी ट्रांसमिशन लाइन में हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही इसे यूज़ करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस या मीडियम डिस्टेंस के लिए डीसी ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ नहीं किया जाता। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में पूछा जाए। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसे यूज़ करेंगे। मिनिमम 800 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो 800 किलोमीटर से ही होगी, 800 किलोमीटर से तक होगी, 800 किलोमीटर से कम नहीं होगी। और डीसी ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ हम सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस में करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस और मीडियम डिस्टेंस में नहीं करते। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। तो बेटा आज हमने ब्रीफिंग में क्या क्या समझे? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम समझे हमने। और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक एसी ट्रांसमिशन सिस्टम और दूसरा डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें बेटा तो ये 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। वैसे ही डीसी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, शॉर्ट और मीडियम के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में बेटा हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट और इन्वर्टर सर्किट का यूज़ करते हैं, ठीक है। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज़ करते हैं तो ये 800 किलोमीटर की अधिक दूरी के लिए किया जाता है। फिर ये पूरे इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, ठीक है। तो अब हमने ये जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में इस ब्लॉक डायग्राम के रूप में हमने जो पढ़ा, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।